स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट्स को हमने एक सिनेरियो में और भी पढ़ा था पहले, और मैंने कहा था कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट होता है, अगर आपको याद आ रहा हो दोस्तों। कैनोनिकल मैंने बताया था कि ये भी इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ रीडायरेक्ट, मगर ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। और उसे हम वर्चुअल रीडायरेक्ट क्यों बोल रहे थे? उसे हम वर्चुअल रीडायरेक्ट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो दोनों को रीडायरेक्ट नहीं करता। मतलब दोनों का क्या मतलब हुआ? क्राउलर और विजिटर। तो दो ही लोग हैं ना जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, या तो विजिटर या क्राउलर। तो जो कैनोनिकल था वो क्या करता था? सिर्फ क्राउलर को रीडायरेक्ट करता था। जी, कैनोनिकल सिर्फ क्राउलर को रीडायरेक्ट करता था कि भाई यहाँ पर ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, तो दूसरी जगह पर चले जाओ, ठीक है। इसलिए हम इसको वर्चुअल रीडायरेक्ट बोलते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा रीडायरेक्ट है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि क्राउलर को भी और विजिटर को भी, दोनों को ही रीडायरेक्ट करेगा। मतलब दोनों को रीडायरेक्ट करेगा और फिजिकली मूव कर रहा होगा। पहले तो फिजिकली मूव नहीं करता था, मतलब एक विजिटर जो है वो अबाउट अस के पेज पे जा रहा है, तो विजिटर अभी भी अबाउट अस के पेज पर ही जाएगा, मगर क्राउलर अबाउट अस के पेज पर नहीं जाएगा। वो किस पर चला जाएगा? वो होम पेज पर चला जाएगा। लेकिन फिजिकल का क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा लिखेगा ना कि jiyo.tv, तो समझिए jiyo.tv लिख के एंटर किया और वेबसाइट खुल गई पीक सॉल्यूशंस की। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फिजिकल रीडायरेक्ट है कि पूरी की पूरा सब कुछ ही चेंज हो गया, पूरा सीन चेंज हो गया। यानी आप लिख कुछ हो रहे हैं, एंटर कुछ और होगा। सो समटाइम ऐसे भी लग रहा होता है कि शायद कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि किसी ने हमारी वेबसाइट को हैक किया हुआ है, तो उसने हमारी वेबसाइट को अपनी जगह पे कर दिया हुआ, ठीक है। सो एक्चुअली ये रीडायरेक्ट्स होते क्या हैं? जो फिजिकल रीडायरेक्ट्स है, यानी सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि रीडायरेक्ट क्या है कि भाई हम एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे और उस पर जाने की बजाय किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाए, इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। अब हमारे पास रीडायरेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है 301 और एक है 302, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 301 मूव परमानेंटली, तो इसका मतलब क्या हुआ? 302 मूव टेम्परेरी। तो 301 जो है वो हमारे पास परमानेंट रीडायरेक्ट है। इसका मतलब क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, पहले ये समझते हैं और फिर ये देखेंगे कि ये रीडायरेक्ट अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। एक बात तो हमें पता लगी कि अगर हमने कभी अपना कंटेंट परमानेंटली रिमूव करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? 301 का मकसद क्या होगा कि कोई भी बंदा लिखेगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है www.dastagierengineering.com, लेकिन जब वो एंटर करता है तो वो deckitchen.org की वेबसाइट पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक परमानेंट रीडायरेक्ट है। मतलब इसके सिनेरियो ज़रा डिस्कस करते हैं, किन सिनेरियो में ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर दस्तगीर के बाद ये वाली वेबसाइट बहुत अरसे से चल रही है, बहुत काफ़ी अरसे से पुरानी ये वेबसाइट चलने लगी हुई है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। हम कहते हैं 1988 से वेबसाइट बनी हुई है, या 90 से बनी हुई है, या 95 से बनी हुई है। लेकिन 2024 में आकर उन्होंने कहा कि भाई अब ज़रा थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। कंपनी का नाम चेंज किया उन्होंने, और उन्होंने डीप वेब रख लिया, या जो भी DC किचन रख लिया, या कोई और नाम रख लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ को हमने ख़त्म तो नहीं करना। हम ये कह रहे हैं जब कोई बंदा पुरानी वेबसाइट का नाम लिखे तो वो मूव का गलत कर जाए नहीं भाई। पहली बात तो ये कि ध्यान में रखें कि दोनों के पास होस्टिंग होनी जरूरी है। डाटा हो या ना हो, लेकिन होस्टिंग होनी जरूरी है, क्योंकि होस्टिंग के थ्रू ही तो हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। मतलब दोनों डोमेन्स पर होस्टिंग का होना शर्त है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसको मूव करो, जब भी कोई बंदा लिखे ना दस्तगीर इंजीनियरिंग क्लिक करे तो कहाँ पर चला जाए? डीप वेब पर चला जाए, या DC किचन पर चला जाए। तो ये काम करने के लिए हम अप्लाई करेंगे 301। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई अगर हम 301 लगा रहे हैं तो हमने तो भाई नंबर ऑफ ईयर्स में इतनी सारी इसकी SEO की हुई थी, तो जिसकी वजह से ये वेबसाइट रैंक कर रही थी। अब क्या SEO का स्कोर भी साथ मूव करेगा 301 के साथ, यानी परमानेंट के साथ? क्या SEO का स्कोर भी मूव करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। जब आपने 301 लगाते हो तो साथ में SEO का स्कोर भी मूव करता है। देखिए क्या कहता है, 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। इसका क्या मतलब हुआ? लिंक इक्विटी का मतलब है कि जो कुछ भी उसके साथ आपने अटैच किया हुआ है वो सब कुछ, चाहे वो ऑन साइट SEO की हुई है, चाहे वो ऑफ साइट SEO की हुई है, क्योंकि आपने मूव करा दिया दूसरे पे, पहले उस पर जाएगा, उधर से फिर वापस उस पर आ जाया करेगा। सो दोनों सूरतों में SEO हमारे साथ मूव करेगा। यानी अब हमारे दिल में जो डाउट था कि क्या भाई SEO मूव करती है कि नहीं करती है,
तो 301 लगाने से एसईओ को कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम 301 लगा लेंगे। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये है, एक सिनेरियो क्या है, एक सिनेरियो एसएसएल वाला सिनेरियो। मिसाल के तौर पर आज से 6 माह पहले मैंने एक वेबसाइट ली, मगर वो एसएसएल प्रोटेक्टेड वेबसाइट नहीं थी, और 6 माह के बाद मैंने एसएसएल परचेज की। ठीक है, मतलब 6 माह पहले एसएसएल प्रोटेक्टेड नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट का यूआरएल कैसे बन रहा था, एचटीटीपी के साथ, ऐसे ही है ना जी। मैं कह रहा हूँ पहले मेरी वेबसाइट का एड्रेस ये था। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा भाई मैंने अब एसएसएल खरीद लिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा यूआरएल क्या बनेगा, अब यूआरएल चेंज हो गया ना। क्या ख्याल है, ये भी तो एग्जांपल तो रीडायरेक्ट की बनती है ना। अब हमने ये कहा 6 माह पहले तो हमारी वेबसाइट एचटीटीपी से चल रही थी, आज हमने एसएसएल खरीद ली, तो अब हमारी वेबसाइट किस पे चल रही है, एचटीटीपीएस पर चलना शुरू होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रीडायरेक्ट भी हमको अप्लाई करना है। अब हम खुद जाकर बताएंगे, जब हम एसएसएल परचेज कर लेंगे फिर हम बताएंगे कि भाई अब इसको कर दो एचटीटीपी से एचटीटीपीएस के ऊपर। आई होप आपको 301 का पर्पस समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये लगना कैसे है। ये एक अलग क्वेश्चन है कि लगना कैसे है। साथ में जरा होस्टिंग भी ओपन कर लेता हूँ। ये बात सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि भाई एसईओ स्कोर भी साथ में मूव करेगा। ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी, जैसे बंदा एग्जाम्पल 1 वेबसाइट का नाम लिखेगा, दूसरी पे मूव कर जाएगी, और दूसरा इसका काम क्या है, HTTPS माइग्रेट करना हो इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। हमने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर दिया ना, तो पहली जगह क्या थी HTTP, और दूसरी जगह कौन सी है, HTTPS। ठीक है, तो हमने उसको माइग्रेट भी कर दिया। इधर आए जरा, अब आ जाते हैं इधर वापस। अच्छा, अब ये तो हो गया एक, अब दूसरा आ गया। दूसरा कौन सा हमारे पास है, 302 कौन सा रीडायरेक्ट है, ये है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अब टेम्परेरी रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि भाई हम अगर टेम्परेरी तौर पर मूव करें, परमानेंट मूव नहीं करना चाहते। टेम्परेरी मूवमेंट कब होगी, टेम्परेरी मूवमेंट ऐसी है ना जैसे इस कमरे में पेंट होना शुरू हो जाए, लकड़ी का काम शुरू हो जाए, तो क्या होगा, आपकी क्लास टेम्परेरी तौर पर मूव हो जाएगी दूसरे कमरे में। फिर क्या होगा, जब ये काम खत्म होगा तो आप वापस यहाँ पर आ जाओगे। सेम इसी तरीके से जब आप अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाह रहे होंगे, तो हम ये कहते हैं कि यार इसको टेम्परेरी किसी और जगह पे रख लेते हैं, जब हमारा काम हो जाएगा तो वापस इस पर आ जाएंगे। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि टेम्परेरी में हमारे पास एसईओ का स्कोर मूव नहीं होता, यानी जब हमने टेम्परेरी मूव किया तो साथ एसईओ शिफ्ट नहीं होगी, एसईओ वही रहेगी जो इसके ऊपर होनी है, यानी वहाँ पर आकर एसईओ स्टॉप हो जाएगा। वो तो साथ एसईओ भी ले गया था, यानी एसईओ का स्कोर अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब आपकी पोजीशन अफेक्ट नहीं हुई। अगर आपकी पोजीशन पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर थी, आप क्राउल हो रहे थे, आप इंडेक्स हो रहे थे, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन इस सूरत में इंडेक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, और ना ही पुराना स्कोर शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो क्या ही दे रहा है कि आप टेम्परेरी तौर पर मूव कर रहे हो। अच्छा, इसमें कोई बंदा प्ले भी तो कर सकता है। हाँ, वो कहता भाई करना तो उसने टेम्परेरी मूव भी था, हाँ, लेकिन उसने कहा क्योंकि एसईओ स्कोर नहीं मूव करता, तो उसने कहा मैं परमानेंटली मूव कर देता हूँ। भाई मूव तो मूव ही है ना, वैसे तो या 301 लगाएगा तो परमानेंट मूव कर जाएगा, 302 लगाएगा। अब गूगल क्या कहता है, कहता है 301 तब लगाना है जब आपने परमानेंट मूव करना है, यानी आपने वापस नहीं आना। और 302 कब लगाना है, जब आपने टेम्परेरी मूव करना है, यानी जब आपने वापस आना है। अब आपने कहा कि भाई क्योंकि 302 में तो एसईओ चलती नहीं है, तो मैं करना तो टेम्परेरी मूव ही है, लेकिन फिर भी मैं 301 ही लगा दूँ, तो ये गूगल को जैसी समझ में आएगी तो ये वायलेशन होगी, ठीक है, मतलब ये गूगल की वायलेशन होगी, तो वो आपको इसकी पेनल्टी कर सकता है। चलो, ये भी समझ में आ गया। इसका पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पहला पर्पस मैंने आपको बता दिया, सर्च इंजन डज नॉट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन यूआरएल, ठीक है, यानी कि उसकी जो पेज रैंक होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी, वो साथ मूव भी करेगी। 302 डज नॉट इंडिकेट दैट द डेस्टिनेशन यूआरएल शुड बी इंडेक्स्ड, ये इंडेक्स भी नहीं होगा। इट कैन बी यूज इन केस ऑफ ए बी टेस्टिंग, कहता है इसको कब इस्तेमाल करते हैं, ए बी टेस्टिंग की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि भी मेरे पास 2 वर्जन हों किसी चीज़ के, और मैं चेक करना चाहूँ कि इसमें से अच्छा वर्जन कौन सा है।
जैसे मैं भी आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 1 घंटा और पढ़ाऊँ, उसके बाद अपनी दोनों रिकॉर्डिंग्स को क्रॉस चेक करूँगा, भाई मैंने ज़्यादा अच्छा डिलीवर किसमें किया। सो दिस इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। मैं फेसबुक पर ऐड चलाता हूँ, ठीक है, 2 ऐड इकट्ठे ही बनाता हूँ, दोनों का बजट 1000 ही रखता हूँ, एक के अंदर डिफरेंट तरह की ऑडियंस टारगेट करता हूँ और एक में डिफरेंट तरह की ऑडियंस टारगेट करता हूँ, और उसके बाद शाम को देखता हूँ कि भाई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसका था। इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम अपने किसी एक ही कॉन्टेंट को 2 मुख्तलिफ वर्जन में टेस्ट कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड A/B टेस्टिंग। यानी हम अपनी ही चीज़ के कंटेंट को A वर्जन और B वर्जन बनाकर चेक करते हैं कि इनमें से अच्छे वाला कौन सा है। जैसे मैं भूमि पीक सोल्यूशन की हम 2 वेबसाइट्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद 3 महीने के बाद देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। ये भी हो गया। ये क्या चीज़ लिखी हुई है इस स्लाइड के एंड पे, ये लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कोरा को ये नहीं समझना कि इसका ताल्लुक रीडायरेक्ट से कुछ भी है, ये जस्ट मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है, इसलिए किया हुआ है कि इस लेवल पर आकर मैं सबको बताता हूँ कि भाई इस फोरम में आ जाओ। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेबसाइट है, जैसे लिंक्डइन है, जैसे फेसबुक है, इसी तरह एक वेबसाइट है कोरा। कोरा के नाम से एक वेबसाइट है जो FAQ टाइप की वेबसाइट है, यानी क्वेश्चन आंसर्स की वेबसाइट है। तो इसके ऊपर एक्सपर्ट लोग भी बैठे हुए हैं, बताने वाले लोग भी हैं और पूछने वाले लोग भी हैं। तो आपने इस फोरम को ज्वाइन करना है, ठीक है। इस फोरम को क्यों ज्वाइन करना है, पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन के लिए, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि लिंक बिल्डिंग के लिए, यानी जब हमने लिंक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो हम इस फोरम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ पर आकर इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, लोगों को। जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो इसका मतलब क्या, लोग हमसे बहुत सारा कुछ पूछ रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट भी है ना, तो हम वहाँ पर जाकर फिर अपने लिंक्स भी लगाते हैं। तो जब हम लिंक लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट को भी वेट मिलेगा। अभी फिलहाल इतना है आपके लिए कि आपने इस कोरा पर जाना है, साइन अप करना है, आपके जीमेल अकाउंट के साथ ये साइन अप हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन एक फोरम है, इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं, यानी आप समझ लो कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। और ये नहीं समझना कि कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फोरम है, ये हर तरह का फोरम है। आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ऑफिस इश्यूज, माउस कहाँ से खरीदें, अच्छी LCD कहाँ से मिलती है, LCD में क्या इशू आ सकता है, समझ में आ रहा है, फैन कैसे खराब होता है, क्या उसको ठीक कैसे करेंगे। मतलब हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्वेश्चन आंसर करने लगे। तो इस फोरम को आपने ज्वाइन करना है, इसको साइन अप करना है। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि किस किसने से साइन अप किया। अब आ जाए जरा वापस इधर, ये आगे हम होस्टिंग में। अब हम जरा रीडायरेक्ट को देख लेते हैं, अगर इसने हमें कोई प्रॉब्लम ना किया तो रीडायरेक्ट को देख लेते हैं। अगर लाइट ने झटका ना लिया ना तो मेरा नहीं ख्याल कुछ करेगा ये। इसका मतलब है ये भी आपको पता लग गया कि रीडायरेक्ट को अप्लाई करने के लिए भी आपको cPanel में जाना है, ठीक है। यानी कि रीडायरेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब हम ये कह रहे हैं रीडायरेक्ट अप्लाई कैसे होगा, कोडिंग में नहीं होगा, रीडायरेक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, cPanel में अप्लाई होगा, ठीक है। सो इसको अप्लाई करने के लिए भी आपने cPanel में आना है। मैं आ गया हूँ cPanel में। यहाँ पर हम डोमेन्स पे आएंगे, वहीं पर जहाँ पहले आते होते थे। गुजरेगा तो मुझे बता देना यार। आ गया, ये लिखा है रीडायरेक्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने SSL परचेज करनी है तो SSL का सर्टिफिकेट अगर उसी कंपनी की डोमेन है और उसी कंपनी की होस्टिंग है तो फिर आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीडायरेक्ट लगाने की जरूरत। लेकिन SEO में जब हम जाएंगे ना, तो अगर SEO मुझे कहेगा कि भाई रीडायरेक्ट नहीं लगा हुआ HTTPS का, तो फिर ये काम मैं करूँगा जो मैं अब करने वाला। जब हम SEO का स्कोर चेक करें कि भाई HTTPS नहीं है आपकी वेबसाइट, इसको HTTPS करो, तो आपको कहेगा भाई हमको तो लग रहा है कि हमने तो परचेज की हुई है, SSL तो ऑलरेडी लगी हुई है हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम cPanel में आएंगे और यहाँ पर आकर SSL लगाएंगे। चलो भाई कर दो। यहाँ पर भी डोमेन्स आ रहा होगा, यहाँ पर आया ना सब डोमेन्स, इस पर क्लिक करो, एक ही जगह।
अब ये जोन सी विंडो खुल जाए पहले उसको देख लेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको खुल जाने देते हैं। हाँ, अगली स्लाइड को देख लेते हैं। अब ये एक टॉपिक था जो कि हमने पहले डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि क्या होता है 404 एरर। अच्छा, ये जो रीडायरेक्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये जो रीडायरेक्ट है ये भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आता है। 404 है, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। कैनोनिकल है, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। साइट मैप टेक्निकल एसईओ, रोबोट्स टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये सब चीजें टेक्निकल एसईओ। अच्छा, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स योर 404 पेजेस? हाँ, कर लिया था, वेरी गुड। चलो इस पे आ जाते हैं। अब देखते हैं भाई ये पहुंचा यहाँ तक कि नहीं पहुंचा। आगे रीडायरेक्ट पे देखें, लिखा हुआ गया ऐड रीडायरेक्ट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? टाइप। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? परमानेंट और टेम्परेरी। दोनों ऑप्शन आ गए हमारे पास। भाई कौन से वाला रीडायरेक्ट लगाओगे? आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? HTTPS। फिर क्या पूछ रहा है मुझसे? भाई किस वेबसाइट पे लगाओगे? मतलब जिस वेबसाइट को भी लगाना होगा आपने, क्योंकि मेरे पास तो डोमेन, एड डोमेन्स और सब डोमेन्स पड़ी हुई हैं, तो इसलिए लिस्ट बड़ी आ रही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज करता हूँ, इस वेबसाइट को लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर आके क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ लग गया। अब मैंने क्या कहा? मैं कहा भाई इसहाक आई की वेबसाइट है, इसको मैं HTTPS भी लगाना चाह रहा हूँ। यानी कि अब इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कभी HTTP नहीं रही, HTTPS बन चुकी हुई है। अब क्या कहते हैं? रीडायरेक्ट विद और विदाउट। बिल्कुल इस ऑप्शन को चूज करें दूसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या है कि विद और विदाउट www। इसका क्या मतलब कि कोई बंदा www लिखे या ना लिखे, दोनों सूरतों में उसको HTTPS के ऊपर लेकर जाओ। अच्छा, उसके बाद इसको भी मैं ऑन कर दूंगा, वाइल्ड कार्ड्स रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि भाई कोई बंदा समटाइम ऐसे भी करता है, इसहाक आई हॉस्पिटल, सिर्फ नाम ही यूज देता है, तो वो कहता है भाई नाम के थ्रू भी मैं इसको ले जाऊंगा। ये होता है वाइल्ड कार्ड। ठीक है, इसे भी ऑन कर दिया आपने। यानी ये मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है कि मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ रीडायरेक्ट को अप्लाई करूँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ। ठीक है, उसके बाद फाइनली मुझे क्या करना है? ऐड। जैसे ही मैं ऐड करूंगा इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए लगा हुआ है। लेटर ऑन कभी आपको रिमूव करना हो तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये सारे आप देख रहे हो मैंने 301 ही लगाया हुआ है, 302 किसी पे भी नहीं लगाया हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सारों को मैंने क्या किया हुआ है? बेसिकली HTTPS किया हुआ है असल में। ठीक है, तो ये था लगाने का तरीका। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। डोमेन्स किधर है? बस भाई द वे क्या कहता है, कितनी रह गई हैं सब डोमेन्स? एक। एक सब डोमेन के ऑप्शन मौजूद है ना मेरे पास, इस पर क्लिक करो जरा। ये मैंने आपको करवाया था उस दिन, काम नहीं था ना कर रहा, सब डोमेन क्रिएट करना बताया था मैंने, लेकिन उस दिन काम नहीं था कर रहा। तो मैंने उनको कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व किया था। बल्कि इससे मेरी जो सब डोमेन चल रही थी वो भी स्टॉप हुई थी। तो इसके लिए फिर हम यहाँ से ना सपोर्ट में जाकर इनको मेल करते हैं कि हमारा काम ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसके बाद वो रिजॉल्व होता है आपका इशू। चलिए ये भी साथ पैरेलल देख लेते हैं। और इसके साथ आगे क्या चीज़ आ गई है हमारे पास? स्कीमा। सो व्हाट इज स्कीमा? अच्छा, अब ये भी जो हमारे पास है ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ठीक है, अब स्कीमा है क्या चीज़? स्कीमा को हम कह सकते हैं कि मेटा डाटा। और मेटा डाटा का क्या मतलब होता है? मेटा का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम मेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जो वेबसाइट है, अब वेबसाइट geo.tv आकर मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब मैं उसके हेड में जाऊँगा, उसका टाइटल देखूंगा तो वो मेटा इन्फॉर्मेशन है। जब उसका मेटा टैग देखूंगा तो वो मेटा इन्फॉर्मेशन। यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट करके आप लिखते हो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटा इन्फॉर्मेशन। सो कहते हैं भाई ये जो स्कीमा होता है ये क्या होता है? मेटा डाटा होता है। स्कीमा मार्कअप, सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे schema.org एक वेबसाइट है जहाँ जाके हमने ये काम करना है। तो हमें ये पता लगेगा कि थर्ड पार्टी एक्टिविटी है, ये भी गूगल की एक्टिविटी नहीं है। तो डायरेक्ट गूगल की एक्टिविटी ये नहीं है, लेकिन गूगल इसको रेकमेंड करता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो गूगल पे नहीं कर रहे, किसी और जगह पे जाके करने वाले हैं। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम है स्कीमा। कहते भी एक वेबसाइट है schema.org is a form of microdata once added to a web page. schema markup create an enhanced description. कह रहा क्या करता है कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देता है, इनहेंस डिस्क्रिप्शन, यानी कि मजीद डाटा आपकी वेबसाइट के साथ अटैच कर देता है, और इसको बोलते हैं रिच स्निपेट। ठीक है, इस तरह का जो डाटा होता है इसको रिच स्निपेट भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलो, सो वेबसाइट का नाम आता है ना, तो समझो बहुत सारी डिटेल नीचे आती है उस वेबसाइट के मतलब। क्लिक करने से पहले मतलब मैंने लिखा किचन इक्विपमेंट, तो क्या हुआ, लिस्ट आ गई एक वेबसाइट की, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्कीमा प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं रिच स्निपेट या इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन कोई बॉडी में नहीं हम लिख रहे, इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन क्या होती है, वेबसाइट के साथ अटैच हो जाती है। अब ये क्यों अटैच होती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है क्राउलर को असिस्ट करना। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, मैं अभी तक क्राउलर को जो असिस्ट कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, कीवर्ड से। सी है ना, अभी तक हम उसको जो भी असिस्टेंस देते हैं वो कीवर्ड से देते हैं। अब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल की असिस्टेंस देने जा रहे हैं, और वो ये है कि हम उसको समझाना जा रहे हैं कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट है ना ये क्या है। हम अपनी वेबसाइट का मैसेज क्राउलर को बताने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा समझ में आ रहा होगा आपको क्या है, कि जब क्राउलर को हमारी वेबसाइट का मकसद समझ में आएगा तो विजिटर जिसके पास आ रहे हैं ना सर्च करते हुए, उसका तुमको पता लग गया कि वो क्या सर्च करने लगे हुए हैं पूरी तौर पर, क्योंकि जो सर्च करता है उनके इंटेंट का भी पता लग गया, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल के मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक ही तरह का कीवर्ड लिख रहे हो, मुमकिन नहीं है ना, लेकिन उनकी इंटेंट एक जैसी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जानने को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग तो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है। अब जो बंदा ये लिखेगा वो तो कीवर्ड लिखेगा, लेकिन कोई बंदा कुछ और भी तो लिख सकता है जिसकी इंटेंट डिजिटल मार्केटिंग हो, जो पूछना डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक जानता हो, चाहता हो, लेकिन वो लिखना ना हो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितना कुछ तो और आ जाता है, कुछ और भी लिख सकता है वो। तो इसका मतलब उसको इंटेंट का भी पता लगेगा क्राउलर को हमारी वेबसाइट की। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का मेटा डाटा उसको प्रोवाइड कर देंगे। मेटा डाटा क्या होता है, जैसे मेरे पिक सॉल्यूशन है, सो पिक सॉल्यूशन का मेटा डाटा क्या होगा, पिक सॉल्यूशन का मेटा डाटा ये होगा कि ये एक एजुकेशनल बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद ये एक लोकल बिजनेस है, ये इसके मोबाइल नंबर हैं, ये इसका एड्रेस है, ये इसके सोशल मीडिया लिंक्स हैं। अब ये सारा डाटा देने से, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट का यूआरएल है, ये सारा डाटा जब मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया तो उसको मेरी वेबसाइट के मुतालिक पता लग गया। मैंने बता दिया ना भाई लोकल बिजनेस है, मैंने बता दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अब उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, अब उसको पता लग जाएगा कि कोई भी बंदा एजुकेशनल कुछ ढूंढ रहा होगा तो उसको पता होगा कि भाई मुझे पीक सॉल्यूशन को दिखाना है उसको। तो ये पर्पज है मेटा डाटा का, स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा के मतलब एक रिसर्च है कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जो स्कीमा इस तरह, ये इट इज़ कॉल्ड मेटा डाटा। ये देखें कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कितनी सारी नीचे आ रही है अटैच हुई वेबसाइट्स के साथ साथ। अब एक रिसर्च ये कहती है कि ऐसी वेबसाइट जो स्कीमा लगाते हैं और ऐसी वेबसाइट जो पहले 3 नंबर पर रैंक कर रही होती है, ये एक ही होती है। यानी कि जिन वेबसाइट में स्कीमा लगा हो, रिसर्च ये साबित करती है कि वो पहले 3 नंबर पर वेबसाइट आने वालों में से वो एक वेबसाइट होती है। तो इसका मतलब है इतना स्ट्रांग है ये कि ये आपकी वेबसाइट को रैंक करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई है अगस्त में स्कीमा की, गूगल की रिसर्च आई है, और उन्होंने कहा कि भाई FAQ स्कीमा, अभी मैं जाऊंगा तो आपको पता लगेगा, स्कीमा टाइप्स आ रही होंगी नीचे। उसने कहा FAQ स्कीमा और हाउ टू स्कीमा, इसको अब हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी अभी मैं स्कीमा के मुतालिक बता रहा हूँ, अब मैंने साथ ये बताया कि लेटेस्ट गूगल ने एक एल्गोरिदम नया दिया है हमें, उसमें वो कह रहा है कि भाई मैं हाउ टू को और FAQ को रिमूव कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइप जैसे एजुकेशनल है तो एक टाइप FAQ भी है। अब लोग क्या करते थे कि FAQ लगाकर अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा लेते हैं, FAQs बनाए और जल्दी रैंक करवा लिए, हाउ टू लगाया तो जल्दी रैंक करवा लिए, क्योंकि स्कीमा लग रहा है ये वाला स्पेशल। लेकिन वो वाली वेबसाइट गूगल के मुताबिक इस काबिल नहीं थी कि उनको उतनी जल्दी रैंक किया जाए जितनी जल्दी इसकी वजह से, क्योंकि ये गूगल का स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो उसने देखा कि ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके नज़दीक ये कोई फेक एक्टिविटी हुई
कि भाई ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती रैंक करवा रहे हैं जबकि उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने FAQ लगाया तो मैंने कहा कि स्कीमा लगाओगे तो मैं रैंक कर दूंगा, तो उसकी वजह से मैं उसको रैंक कर रहा था। तो उसने क्या किया कि ये 2 स्कीमास को रिमूव कर दिया, हाउ टू के ऊपर तो खैर अभी प्रोसेस में है, सिर्फ उसने कहा कि मैं रिमूव करने लगा हूँ, लेकिन FAQ को रिमूव कर चुका हुआ है। मगर उसने साथ ये भी कहा, कहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या जो हेल्थ की वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऐसी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होंगी या जो हेल्थ वेबसाइट्स होंगी, वहाँ से मैं FAQ को रिमूव नहीं करूँगा, बाकी सब वेबसाइट से रिमूव। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये आपको मैंने बताई। अब हमें ये पता लग गया कि व्हाट इज स्कीमा, ठीक है, और स्कीमा एक थर्ड पार्टी है हमारे पास। व्हाट इज स्कीमा, इंपॉर्टेंस इन SEO। स्कीमा मार्कअप इज आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक वोकैबुलरी। सिमेंटिक वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है कि आपके टॉपिक के ऊपर बात करता है, यानी डिटेल बता देता है, नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बताता है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है, क्या ख्याल है, यही बताया ना मैंने शुरू में आके मैंने बताया भाई उसकी टाइप क्या है, बिजनेस की टाइप क्या है, एजुकेशनल टाइप है, बिजनेस किस तरह का है, मैंने कहा लोकल बिजनेस है, एड्रेस क्या है, यानी कर क्या रहा है बेसिकली पूरी डिटेल बता रहा है, आपकी वेबसाइट का पूरा टॉपिक बता रहा है उसको। और जब ट्रैवलर को, गूगल को आपकी वेबसाइट का टॉपिक पता लग जाएगा, इसका क्या मतलब होगा कि जब भी कोई बंदा सर्च करने के लिए आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि वो आपकी वेबसाइट की तरह की वेबसाइट ढूंढ रहा है, तो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी पर दिखाएगा। डज स्कीमा हेल्प SEO, पता लग गया आपको। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन SEO, ये भी मैंने आपको बताया। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट SEO, ये भी हमने देखा। ठीक है, स्कीमा वैलिडेटर, अब आगे क्या चीज आ गई कि इसको वैलिडेट कैसे करना है। अब मैं कह रहा हूँ स्कीमा तो लगा होना चाहिए, मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है SEO करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सबसे पहले क्या देखना है, क्या स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इट इज कॉल्ड स्कीमा वैलिडेटर, यानी इसका मतलब है कि स्कीमा को वैलिडेट करना। ये वेबसाइट है, ये इसका URL आ रहा है validator.schema.org। ठीक है, इस पर क्लिक करो, अलाउ करो। तो सबसे पहले तो हम एक टेस्ट लगाने लगे हैं कि क्या स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये भी आ गया इधर, ये भी आ गया, पहले इसको देख लें स्कीमा। नेट जरा सोच समझ के चल रहा है। नहीं चल रहा, मोबाइल पे चला लो। इन्हें फिर बंद कर देते हैं, इन्होंने तो काम नहीं करना। अच्छा, जी आगे वेबसाइट पे schema.org पे, यहाँ पर आकर वो कहता है भाई जिस वेबसाइट का आपका स्कीमा चेक करना चाह रहे हो, यहाँ पर उस वेबसाइट का URL लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे दिखाएं मुगल इलेक्ट्रिक, मेरे पास लिस्ट में आ रही है तो मैं इन्हीं में से किसी को चूज़ कर लेता हूँ और रन टेस्ट। वेबसाइट का नाम लिखा और टेस्ट किया। अब ये मुझे बताएगा कि इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिटेक्टेड, इसका मतलब लगा हुआ है। ओके, अच्छा इसकी लेफ्ट साइड पे कोड भी लिखा हुआ आ रहा है।
दूसरी वेबसाइट करते हैं, न्यू टेस्ट पे आए जरा। इसको देखते हैं, प्रोफेशनल किचन को देखते हैं। हाँ जी, लगा हुआ है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोकल बिजनेस। ठीक है ना, हमने प्योरली लोकल बिजनेस का लगाया हुआ, वो लगा हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी बताई हुई उन्होंने। हाँ, बहुत मुख्तसर सा अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पर देखें काफ़ी सारी डिटेल्स में लगा हुआ है। अच्छा, इसको यहाँ से भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कोडिंग से। देखें ये क्या लिखा हुआ है, schema.org। यहाँ से भी मुझे पता लग रहा है कि स्कीमा लगा हुआ है। ठीक है, ये तो होगा टेस्ट करने का तरीका। फिर न्यू टेस्ट करें ज़रा। अब स्टार्स की वेबसाइट को देखते हैं, जो स्टार्स हेड ऑफिस वाली है, ये वाली। आई होप इस पे नहीं लगा होगा। कैसे पता लगेगा जरा देख लेते हैं। नो आइटम डिटेक्टेड, इसका मतलब है कि इसके ऊपर स्कीमा नहीं लगा। ठीक है, अब हमने ये तो पता लग गया कि हमें चेक कैसे करना है। यानी कि पहला तो ऐसी ऑडिट किया हमने कि स्कीमा था कि नहीं था, हमें पता लग गया स्कीमा नहीं है। अब हमें स्कीमा लगाना है। अब हम आ जाते हैं जी वापस स्लाइड पे, जरा देखते हैं दूसरा लिंक कौन सा है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। डिटेल्स, हाँ डिटेल्स कम बनाई हुई थी उन्होंने। ठीक है, मुकम्मल तौर पर सही स्कीमा नहीं था बना, मतलब क्रिएट किया हुआ था उसने, हो सकता है किसी और टूल से क्रिएट किया हो जो कि प्रॉपरली सही क्रिएट डिटेल नहीं थी उसमें, थोड़ा मुख्तसर सा बनाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, वो गूगल समझता है कि क्रिएट तो हुआ है, ठीक है ना, उसको समझेगा कि स्कीमा मौजूद है मेरे पास। अब ये दूसरी वेबसाइट आ गई, हाउ टू क्रिएट स्कीमा rankrangers.com के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ जाते हैं। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब अब यहाँ पर स्कीमा बनना है। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है, क्या नाम था इसका, रैंक रेंजर्स के नाम से एक वेबसाइट है। चल गया। नहीं चल रहा, गूगल अभी बंद हो गया। बाकी चीज़ें चल रही हैं।
मे भी इस वेबसाइट में कुछ इशू है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ इस पे आकर इशू कर रहा है। की वेरीफाइड भी खोलें। मेरा ख्याल है कि साइट में कुछ इशू होगा जो नहीं खुल रही, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। चलें, इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। आगे चलें ज़रा। बनाने वाला काम रह गया, ठीक है। अभी एंड पे देखते हैं, अगर नेट चलता है तो मैं एंड पे बता देता हूँ, नहीं तो आपको वीडियो भेज दूंगा। इसके अंदर मैंने ये किया हुआ है काम सारा। टेक्निकल एसईओ, अब मैं बार बार टेक्निकल एसईओ ही कर रहा था। अब ज़रा इसमें हम ज़रा देखने लगे एक्चुअली टेक्निकल एसईओ क्या है। मतलब एक गो थ्रू करेंगे टेक्निकल एसईओ को, और वेबसाइट की स्पीड का रोल क्या होता है, इन सब चीज़ों को अभी हम समझ लेते हैं वंस। लेकिन इसको समझने से पहले इस पेज को देखते हैं सिर्फ। जी, ये पेज आप देख रहे हैं, ये पेज में तस्वीर है। मैं इस पूरी स्लाइड में सिर्फ एक तस्वीर है और कुछ भी नहीं है। हाँ, सो ये आपको सिर्फ एक मैसेज देने के लिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर हम ये इसको सिर्फ देख कर ये एनालिसिस करें, मैं क्या इसको देखेगा आप सिर्फ एनालिसिस करेंगे जब आप मोबाइल अपना इस्तेमाल कर रहे होते हो। बेसिकली मोबाइल की एक तस्वीर बनाई है ना मैंने, तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये मोबाइल का वो हिस्सा है जो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें नज़र आ जाती है एज इट इज़। लेकिन वेबसाइट इतनी तो नहीं होती है, वेबसाइट तो और भी है। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो फिर हम यूँ करते रहेंगे जिधर तक वेबसाइट जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट का ये वाला हिस्सा है ना, ये वेबसाइट की स्पीड में बहुत अहम है। ये पहले वाला जो हिस्सा है, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड मेजर होती है, कैलकुलेट होती है, एक्चुअली वो इस हिस्से से होती है, और इस हिस्से को बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी अबव द फोल्ड कंटेंट एक टर्म है, अबव द फोल्ड कंटेंट। इसका क्या मतलब होता है कि फोल्ड करने से पहले जो कुछ आपको नजर आ रहा होता है उसको अबव द फोल्ड कंटेंट। जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पर, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट आपको नजर आता है, और मजीद पढ़ना हो तो क्या होता है, ड्रैग करते हैं, वहाँ पर भी कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी अबव द फोल्ड कंटेंट में दो। सेम इसी तरह यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट को आपको फोकस करना है। सबसे पहले हमने सिर्फ ये समझा कि व्हाट इज अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट ये है, ये इधर से लेकर इधर तक मेरी जो स्क्रीन है ये सारी की सारी अबव द फोल्ड कंटेंट है। जैसे ही मैं इसको यूं करूंगा तो ये फोल्ड हो जाएगा, यानी मैंने इसको फोल्ड कर दिया। वो कह रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट को आपको फोकस करना है। आपकी स्पीड जो कैलकुलेट हो रही है वो किस तरह हो रही है, अबव द फोल्ड कंटेंट की वजह से हो रही है। सो इस पार्ट को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। इसको मैं अभी आगे जाऊंगा तो आपको इसकी समझ में आएगी कि मैं क्यों बताया आपको। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने पढ़ ली हुई हैं, ठीक है जी। कि टेक्निकल एसईओ में क्या था हमारे पास, क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है या आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें सबसे मेजर पार्ट मैंने किसका बताया था, कंटेंट का। मैंने कहा आपका कंटेंट यूनिक होगा, ठीक है। और इस वक्त कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक है। इस वक्त कंटेंट की इंपॉर्टेंस मतलब आज के लेटेस्ट एल्गोरिथम की रोशनी में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया होगा। और गूगल हमें ये कहता है
कि आपका जो कंटेंट है ना वो भी सेमेंटिक कंटेंट होना चाहिए। अब आपको अंदाजा होगा ना, मैंने पहले भी सेमेंटिक की टर्म इस्तेमाल की थी। सेमेंटिक कंटेंट का क्या मतलब है कि टॉपिक बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। मतलब आप फोर्सफुली कीवर्ड्स को यूज नहीं कर रहे, बल्कि आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो अगर ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड है ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फाइन, इस कीवर्ड पे तो आप रैंक करेंगे, लेकिन क्या आप इस पूरे कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप जितनी डेप्थ के साथ ये टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, आपकी एसईओ के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे और वो खुद से पिक करेगा उन कीवर्ड्स को आपकी वेबसाइट के लिए, लोगों की इंटेंट के ऊपर। ठीक है, सो सेमेंटिक कंटेंट भी आपका होना चाहिए। सेमेंटिक कंटेंट का क्या मतलब है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसे नहीं है कि मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पर ही एक तरह के मजमून बार बार लिखूंगा, बल्कि मैंने ये बताना है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का जो टॉपिक है ये क्या कवर करता है। जब ये मैं सब कुछ बताऊंगा तो आप गूगल को पता लगेगा कि भाई आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और नेचुरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजिटर्स को। अब विजिटर जो भी ढूंढ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, गूगल आपकी वेबसाइट को उसे दिखाएगा। इट इज बेस्ड ऑन सेमेंटिक एसईओ और सेमेंटिक कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या जी, हमारा क्राउल होनी चाहिए और इंडेक्स होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जरा ये देखिए, कहते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर इस चीज़ों को आपको जरा समझना है। नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर, कि आपकी वेबसाइट का साइट आर्किटेक्चर कैसा है। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है भाई, वेबसाइट जो बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। एक तो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल डाटा, स्ट्रक्चरल फॉर्म में डाटा लिखो, जिसमें मैंने कहा था कि हेडिंग स्टाइल, सब हेडिंग्स को इस्तेमाल करो। लेकिन साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? साइट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का जो मैसेज है क्या वो प्रॉपर्ली मेन्यूज में आपने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। आपके मेन्यूज ठीक बने हुए हैं और मेन्यूज के अंदर सब मेन्यूज ठीक बने हुए हैं और उन सब मेन्यू में जो कंटेंट है वो ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वेबसाइट का साइट आर्किटेक्चर अच्छा बना हुआ है। उसके बाद क्या आ गया दूसरा, एग्जाम्पल साइट में है कि नहीं है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर। अब ये मैंने गो थ्रू करने ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं, मैं इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बताने वाला इस पूरी स्लाइड में। इस पूरी स्लाइड में हम टेक्निकल एसईओ को कवर करेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, साइट स्पीड। ठीक है जी, आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है ये अभी हम देखते हैं कि स्पीड चेक कैसे होनी है। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट, इसका भी हमें समझ में है कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, एसएसएल, यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है आपकी वेबसाइट का। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट खोलता है, मिसाल के मैंने वेबसाइट खोली, ये लगा हुआ है लोगो और ये लगा हुआ है व्हाट्सएप का, ठीक है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस खराब कैसे हुआ? ये लगा हुआ है लोगो और इसके ऊपर बटन चढ़ गया, ओवरलैप कर रहा है बटन, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। इसको देखना है आपने, और ये यूजर एक्सपीरियंस का मैसेज आपको सर्च कंसोल में दिया है। और टेक्निकल एसईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर्च कंसोल। पहले ही दिन जब आपने एसईओ शुरू करनी है, पहले दिन आपने अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाना है। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट भी हो गया, यूजर एक्सपीरियंस भी हो गया और सिक्योरिटी भी हो गई। आगे आते नीचे ये जो चीज़ है ये हमने नहीं देखी अभी, इसको हमने देखे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको अभी तक हमने नहीं देखा था। कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स हैं क्या? कोर वेब वाइटल्स को मैं एक्सप्लेन करूं बेसिकली तो मैं कहूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट जब लोड हो रही होती है, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल। मतलब लोडिंग, इंटरेक्टिविटी और विजुअलिटी, यानी आपकी वेबसाइट में लोड होना है, इंटरेक्टिव होना है और विजुअल होना है स्क्रीन के ऊपर परमानेंटली नजर आने के लिए। तो वो ये कहता है कि भाई ये फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। पहला फैक्टर क्या है, यानी कि लोडिंग वाले पार्ट में क्या है फैक्टर, एलसीपी। अच्छा, एलसीपी किस चीज़ का एब्रीविएशन है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब ये क्या चीज़ है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट का सबसे हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है। मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, पेंट का मतलब ये है कि भाई वेबसाइट यहाँ नजर आ रही है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो यहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्रीन के ऊपर पेंट हो रहे हैं, इसलिए तो इसका नाम रखा हुआ है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब मैंने वेबसाइट खोली है, हो क्या रहा है, यहाँ पर स्लाइडर है। आमतौर पर मोबाइल व्यू में स्लाइडर्स नहीं खुलते, डेस्कटॉप व्यू में स्लाइडर्स खुल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन लोड टाइम तो ले रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, लोड टाइम तो ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ आ गया स्लाइडर, यहाँ आ गया लोगो,
यहाँ बटन, फिर यहाँ पर वर्ड टेक्स्ट, फिर इमेज। अब यही 2-3 चीजें और आएंगी तो शायद एक पैराग्राफ और एक इमेज के साथ ही पूरा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि स्लाइडर के साथ ही पेज पूरा हो जाए आपका एलसीपी वाला, अबाउट द फोल्ड कंटेंट वाला, ठीक है। अब वो एलसीपी किसे कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें लगी हैं आपकी, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबको पता है कि अगर तो स्लाइडर लगा हुआ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा स्लाइडर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने कैलकुलेट करना है कि स्लाइडर के लोड होने का टाइम कितना है। वो कितना टाइम कह रहा है? 2.5 सेकेंड। कहता है अगर आपका एलसीपी, यानी अगर मैं ये जो मैंने समझाया उसकी रोशनी में मैं कहूँ अगर आपके स्लाइडर के लोड होने का टाइम 2.5 सेकेंड से ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्लो है। मतलब ये स्लाइडर नहीं हो सकता, ये मैंने एक सिनेरियो बताया जिसमें मैंने स्लाइडर बढ़ाया तो मैंने कहा तो अगर आपकी वेबसाइट के पहले ऑब्जेक्ट के लोड होने का टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइडर हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं अब इस वेबसाइट की एग्जांपल देखूं प्रोफेशनल किचन की, चलो ये भी आ गया, बड़ी मेहरबानी इसकी, इसको भी देख लेते हैं अभी। हाँ, अब मैं इस वेबसाइट को अगर देखूं F12, ये मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, कोडिंग आ गया इसमें, यहां से ये मोबाइल व्यू आ रहा है। चलो ये मोबाइल व्यू नजर आना शुरू हो गया, आपको पता लगा क्या किया मैंने? अब आपको पता लग रहा है ना, ये है अबव द फोल्ड कंटेंट नजर आ रहा है, मतलब अब ये नजर आ रहा है मेरा मोबाइल पे अबव द फोल्ड कंटेंट, ये सारे का सारा अबव द फोल्ड कंटेंट है। अब आप देख लें स्लाइडर चल रहा है ना ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अबव द फोल्ड कंटेंट है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर अबव द फोल्ड कंटेंट इस वक्त क्या है? मेन्यू नजर आ रहा है, लोगो नजर आ रहा है, स्क्रीन पर देखें, वो देखें गड़बड़ भी नजर आ रही है, नजर आ रही है गड़बड़ी, क्या ओवरलैप किया हुआ, ठीक है। ये यूजर एक्सपीरियंस इशू है, ठीक है। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल अगर मैं आपको कहूँ, आप लोग मतलब डेवलपर के पास जाए बगैर इसका हल निकालने, बहुत सादा सा हल है इसका, कोई बहुत मुश्किल हल नहीं है। क्या करेंगे बोला? क्या बात, मैंने हल निकाल लेना इसका, हाँ मतलब ये हल आपने भी निकाल लेना। किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है? लोगों पर कर रहा है ना, है ना। लोगो छोटा कर लो, लोगों को मैं क्या करूँगा 40% रिड्यूस करके देख लूंगा। जैसे मैंने लोगों को 40% रिड्यूस करूंगा, क्या होगा? लेफ्ट पर जाएगा लोगो, बटन ठीक हो जाएगा, और वैसे भी काफी बड़ा नजर आ रहा है लोगों मोबाइल व्यू में, साइज में भी होता है। हाँ साइज भी, वही मैं साइज विड्थ और हाइट को मैनेज कर लो। इमेज के अंदर लोगो में जो IMG का टैग लगाया हुआ है उसमें विड्थ और हाइट को मैनेज कर लो। वो लैपटॉप के हिसाब से अब वो लैपटॉप हो जाए, होने दो। अच्छा क्यों उसका क्यों कह रहा हूँ होने दो? गूगल कहता है होने दो। गूगल कहता है कि भाई पहले मोबाइल पे दिखाओ मुझे, अगर तुम मोबाइल पे ठीक दिख रहे हो तो मुझे लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं अगर आप मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल इसको बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, यानी आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर इंडेक्स होना चाहिए। डेस्कटॉप पे गूगल खुद मैनेज करेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए। अच्छा अब हमें यह पता लग गया कि इस वक्त जो मेरा LCP है वो क्या है, सबको पता लग रहा है ना। अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचें और हम ये कहें भाई मैंने स्लाइडर रिमूव कर दिया, ठीक है, और अगर मैंने स्लाइडर को रिमूव किया होगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा सीन नजर आएगा मुझे, है ना। वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ना, देयर इज नो इमेज, मैं कह देयर इज नो इमेज ऑन द फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। और नीचे आए जरा, एकदम आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी। सो LCP का क्या मतलब है? लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, और वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ वेबसाइट पर मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी वेबसाइट को जरा इस तरह कर लूं, इसे बंद करें, ये F12 से मैं विंडो लाया था, अगर मैं इस इमेज को छोटा कर दूंगा ना तो ये उधर मुझे नजर आएगा। मोबाइल व्यू में भी इमेज का साइज बड़ा है, डेस्कटॉप पे ठीक नजर आ रहा है, उधर जाकर तो अभी हमें दिख नहीं रहा, ये नीचे जाकर दिखने लगा हुआ है, ठीक है।
अब अगर वहां पर ये भी नजर आ रहा होता और ये भी नजर आ रहा होता तो इसका क्या मतलब था फिर? एलसीबी क्या है? ये मैंने कहा अगर टेक्स्ट भी नजर आ रहा होता और ये इमेज भी नजर आ रहा होता तो फिर एलसीबी क्या होता? ये होता। और अगर वो ये कहता कि भाई आपका एलसीबी 2.5 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो फिर मैं इसको कंट्रोल करता, यानी इस इमेज को रिड्यूस करता। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। ये तो क्या एलसीबी का कॉन्सेप्ट। वो कहता है भाई इससे 4 सेकंड तक होगा तो गुजारा होगा, लेकिन वार्निंग में आप आओगे बेहतर कौन से वाला होगा 2.5 सेकंड, और अगर इससे भी ज़्यादा टाइम होगा तो वो थ्रू वेबसाइट है आपकी। हाँ, अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है? इंटरेक्टिविटी के लिए क्या है? FID, फर्स्ट इनपुट डिले। ये क्या कहता है कितना होना चाहिए? 100 मिली सेकेंड्स। अच्छा, फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है? फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब है कि आपकी वेबसाइट लोड हो रही है अभी, और उसका फर्स्ट एलिमेंट लोड होने में कितना टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड FID, फर्स्ट इनपुट डिले। ठीक है, वो ये क्या कह रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहला एलिमेंट, पूरी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट का सिर्फ एक एलिमेंट स्क्रीन पर नजर आने में कितना टाइम लेना चाहिए इसको? 100 मिली सेकेंड्स। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? विजुअल स्टेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये वही चीजें जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि वेबसाइट लोड होती है तो कुछ इमेजेस बड़े हैं, पहले एक इमेज ऊपर नजर आता है, फिर नीचे वाला इमेज लोड करता है, पता लगता है कि भाई उसको भी लगाना है, फिर ऊपर वाले इमेज को छोटा करता है, तो विजुअली स्टेबल नहीं हो रही हमारे जब तक हमारी पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती। तो कहता है भाई विजुअल स्टेबिलिटी को आपने चेक करना है। इसका तरीका क्या है? मैंने कहा था कि इमेजेस को, विजुअल स्टेबिलिटी में इमेजेस का रोल है और फॉन्ट का रोल है। टेक्स्ट नजर आ रहा है तो उसके साथ फॉन्ट्स इन्वॉल्व है, तस्वीरें नजर आ रही हैं तो उसके साथ इमेजेस इन्वॉल्व है। वो कहता है भाई इमेजेस के साइज को कंट्रोल करो और फॉन्ट्स सिस्टम इस्तेमाल करो, यानी जो सिस्टम फॉन्ट है वो यूज करोगे तो फाइन। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम फॉन्ट अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाता, कोई अनएक्सपेक्टेड फॉन्ट लगाता हूं जो किसी के पास नहीं है, तो क्या होगा? जब मेरी वेबसाइट खुलेगी तो सबसे पहले फॉन्ट को डाउनलोड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम लगेगा, इससे भी मेरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो मुझे हमेशा सिस्टम फॉन्ट्स के साथ जाना है और इमेज के साथ विड्थ, हाइट, या कम से कम इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी को जरूर इस्तेमाल करें। जी, ये भी क्या कह रहा है? इसका भी 0.1 सेकंड होना चाहिए। ये सब कुछ आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी? मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? HTTPS यानी कि SSL। ओके, उसके बाद नीचे आए, वेबसाइट क्रॉल एरर्स वहां से चेक होते हैं। कहां से चेक होते हैं? गूगल सर्च कंसोल से। ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। 404, ठीक है। रीडायरेक्ट्स लगाया हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेविगेशन मेन्यूज, ये सारा का वही जो मैंने अभी पहले शुरू में भी एक्सप्लेन कर दिया आपको सारा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछते हैं मुझे बताएं। ठीक है। अच्छा, यूजर फ्रेंडली यूआरएल होने चाहिए। यूआरएल का तो मैंने आपको कह दिया होगा कि गूगल कहता है कि भाई यूआरएल को ले आओ, अपने कीवर्ड को ले आओ यूआरएल में, तो मैं रैंक करने की पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज कर दूंगा। आपकी वेबसाइट को रैंक करने की पॉसिबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज कर दूंगा अगर आप यूआरएल में ले आएंगे अपने कीवर्ड को। तो कहता है भाई आपका की यूआरएल जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए, जिससे सारा मैसेज आ रहा हो, लॉजिकली इजी टू रीड, इंटेलिजेबल टू रीडर्स। यानी इंटेलिजेबल टू रीडर्स का क्या मतलब है कि यूआरएल देख के रीडर्स को सब पता लग जाए क्या है, पूरा मैसेज आपकी वेबसाइट का पता लग जाना चाहिए। जैसे हमारा एक यूआरएल है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो इस यूआरएल पे कोई भी जाएगा तो उसको पता लगेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ एक टैब बनाया हुआ मैंने सर्विसेज के नाम से, अब उस सर्विसेज को जब कोई बंदा क्लिक करता है तो उसके अंदर जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, मैट्रेस क्लीनिंग सर्विसेज, रग क्लीनिंग सर्विसेज। अब यूआरएल से पता लग रहा नहीं क्या है, इस तरह का होना चाहिए। और यूआरएल वैसे ही जैसे हैश डैशेस के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आ रही है वर्डप्रेस की, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ऐसा यूआरएल होना चाहिए। मैं क्या ऐसा होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यूआरएल इस तरह के होते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। 301, इसका मतलब 301 भी टेक्निकल एसईओ फैक्टर है। मैं बता चुका हूँ आपको, रिलेशन कैनोनिकल लगाओ, और रिलेशन कैनोनिकल का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो रिलेशन कैनोनिकल है एक्चुअली
ये भी हाँ, ये क्या है, ये दो तरह का होता है, एक तो डुप्लीकेट की शक्ल में होता है और एक तो स्टैंडर्ड है कि एक वेबसाइट पे लास्ट भी लगेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट के दो नाम है, ठीक है ना, एक वेबसाइट का यूआरएल और एक इंडेक्स वाली पर, तो ये तो लगना ही लगना है हर वेबसाइट के ऊपर एक। और जब आप एसईओ चेक करेंगे तो वो ये वाला पूछ रहा होता है आपसे, ये लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, ठीक है। चलें जी, अब हमारा एक इंशाल्लाह होपफुली लेक्चर और होगा जो लिंक बिल्डिंग के मतलब होगा कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है इंशाल्लाह, और फिर ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे दैट इज़ गूगल एड्स, ठीक है, आप गूगल ऐड करने आए थे ना, है ना, तो इसलिए अब हम सेकंड मॉड्यूल जो है वो गूगल ऐड करेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोग एसईओ को अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करोगे उस वक्त तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा इधर आए, ये चीज़ हमें कर रहे थे जो रुक गई थी, ज़रा ये भी ज़रा जल्दी से ख़त्म कर लें ताकि बीच में रहना जाए टॉपिक। ये था, वो वेबसाइट नहीं थी खुल रही, अब खुल गई है, ज़रा स्क्रीन पर देख लें। विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, देखें लिस्ट आ गई, किस तरह का स्कीमा बना रहे हैं, अभी यहाँ से चूज़ करें किस तरह का स्कीमा मुझे चाहिए। सो मैंने कहा भाई ये देखिए, ये कहा था एफएक्यू को, उसने कहा कि अब मैं नहीं कंसीडर करूँगा, हाउ टू बी है इसको भी मैं कंसीडर नहीं करूँगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल पीक सोल्यूशन है तो सपोज हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि क्या हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और लोकल बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। सो हम कहते हैं भाई लोकल बिजनेस। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, अब ये देखें राइट साइड पर हमारा बनना शुरू हो गया स्कीमा कोड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर अपना बिजनेस का नाम दे देता हूँ, चलिए हम स्टार्स अकेडमी के सपोज करके बना लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे यूआरएल जुबान नहीं याद है ना, तो इसलिए हम प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्स अकेडमी लाहौर। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, यूआरएल इमेज का यूआरएल कहाँ है, तो मैं कहता हूँ भाई इसका ये इमेज यूआरएल है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आईडी बेशक छोड़ दो, यूआरएल का क्या मतलब है कि वेबसाइट का यूआरएल, ये मैंने यहाँ से पिक किया और ये वेबसाइट का यूआरएल दिया। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अपना नंबर दे देंगे। अब देख रहे हैं ये सारा डाटा मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्राइस रेंज अगर आप देना चाहें तो फाइन, नहीं देना चाहें, इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं देना चाहते। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस तो आपको चाहिए कि मैक्सिमम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसी की बेस के ऊपर आपको क्राउलर ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ दे देंगे, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड तो पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ पर कौन सा होता है, ठीक है ना, पोस्टल कोड। यहाँ पर पोस्टल कोड लिखते हैं, डजंट मैटर। कंट्री कोड 92, रीजन कोड 42, ऐसे ही है ना लाहौर का जो है। अच्छा उसके बाद और नीचे क्या लिखा हुआ है, सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल का क्या मतलब है, एक मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बननी है। जैसे मैं ये भी फेसबुक खुला हुआ है मेरा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं अपने सारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं सारे के सारे यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो अब गूगल को पता लग गया ये भी कि भाई ये इनका बिजनेस है, ये इनके सोशल लिंक्स हैं। तो क्या हुआ, आपके सोशल लिंक्स भी ऑप्टिमाइज होंगे, ये आपका फेसबुक पेज भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बाकी इंस्टाग्राम भी आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। चलें जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से किसी भी एक पेज पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ ताकि कॉपी कर लें, बना लें हम इसको। कहाँ पर थे हम भला, यहाँ थे, बन गया। अब जरा राइट साइड पर आकर देखें, बनाने के बाद आपको लग रहा है भाई ये हमने स्कीमा बना लिया। अब हमने क्या करना है, इस सारे को कॉपी कर लेना है स्कीमा को। सबको पता नहीं स्कीमा कहाँ जाता है, प्रीवियस क्लास में भी आपको दिखाया था मैंने। कंट्रोल यू करके देखें जरा कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे स्कीमा, नजर आ रहा है इसका 15वीं लाइन से स्कीमा शुरू हो रहा है हेड पोर्शन में। अब क्या करें, अपनी वेबसाइट के हेड पार्ट के अंदर स्कीमा पेस्ट कर दें बस, और फाइल को सेव कर दें, फाइल को अपलोड कर दें। अगर फाइल ऑलरेडी अपलोड हुई है तो अपलोड फाइल को ही जाकर एडिट कर दो और वहीं पर जाकर इसको पेस्ट कर दो, तो स्कीमा भी आपका लग गया। स्कीमा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है और बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं,